प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट है वो किस प्रकार से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इस बेस के ऊपर। तो कुछ एक टर्म्स है वो देखिए आप। सॉइल वाटर है जो मृदा के अंदर जल है वो 3 कंडीशन के अंदर पाया जाता है। कभी आपने नाम सुने होंगे, पोलार्ड, चेसार्ड और इकार्ड। वैसे ये एग्रीकल्चर से बिलोंग फ्रॉम है। पोलार्ड का मतलब टोटल वाटर की जो परसेंटेज है ना जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, जितना भी जल आ गया चाहे रनिंग के द्वारा कैसे भी, अगर टोटल वाटर है ना 100%, उसको क्या बोला जाता है? मृदा के अंदर उपस्थित टोटल जल की जो परसेंटेज है वो क्या कहलाती है? पोलार्ड। और इस पोलार्ड वाले वाटर में से जितना प्लांट अपने लिए अब्जॉर्ब कर सकते हैं ना उसको क्या बोला जाता है? चेसार्ड। यानी प्लांट के लिए ये क्या है? अवेलेबल रहता है। और इकार्ड का मतलब टोटल जैसे 100 हुआ उसमें से 70% है वो वाटर क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसमें से 30% जो बच गया ना वो किस में आ जाएगा? इकार्ड। जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहता है, प्लांट के लिए कोई काम का नहीं है वो, तो क्या काम आएगा वो? या तो ग्रेविशनल फोर्स के द्वारा भूमि के नीचे वाले स्तरों में चला जाएगा और ना, या फिर बह के दूसरी जगह पे चला जाएगा, लेकिन प्लांट के लिए कभी भी काम नहीं आता है। तो टोटल जल की परसेंटेज आती है पोलार्ड में। प्लांट के लिए इसमें से जितना यूजफुल है वो क्या कहलाता है? चेसार्ड। और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है वो क्या कहलाता है? इकार्ड कहलाता है। हाँ जी, रनिंग वाटर होता है रिवर का, हाँ जी, इकार्ड में आता है क्या? हाँ जी, वो इकार्ड में आता है रनिंग वाटर। मतलब पेड़ पौधे नहीं ले सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कैपिलरी वाटर। ये कुछ टाइप है ग्रेविशनल वाटर, रनिंग वाटर, इसके अलावा हो जाएंगे और बताना हाइग्रोस्कोपिक, एंड केमिकल वाटर। इतने टाइप का वाटर है वो अंडर सॉइल प्रेजेंट होता है। कैपिलरी वाटर क्या होता है? जैसे ही देखो पूरी सबस्टर्नम के ऊपर वाटर की परसेंटेज है वो सारी तो सारी प्लांट के काम में नहीं आ सकती ना, तो ये जो वाटर है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भूमि के नीचे के स्तरों में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद सॉइल के अंदर जो सॉइल पार्टिकल के बीच ऐसे जल भरा रह गया ना जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, उस वाटर को क्या बोला जाता है? कैपिलरी वाटर। तो ये जो वाटर है वो प्लांट के लिए 100% क्या होता है? एब्जॉर्ब करने के लायक होता है। ग्रेविशनल वाटर है वो प्लांट के काम में नहीं आता है। रनिंग वाटर क्या है? जो बह के तालाब रिवर्स के अंदर चला जाता है वो भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। और उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? आर्द्रताग्राही। जानते हो कौन सा वाटर होता है? बताइए। या तो इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से प्रेजेंट है, जैसे इपीफाइटिक प्लांट होते हैं ना दूसरे प्लांट के ऊपर पाए जाने वाले, उनकी रूट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन्वायरमेंट में। जैसे ये कोई प्लांट की ब्रांच है, इसके ऊपर कोई प्लांट पाया जा रहा है तो इसकी रूट तो इन्वायरमेंट में होगी ना, तो इसके काम में कौन सा वाटर आता है? आर्द्रताग्राही जल ही आता है ना। और कुछ ऐसे भी होता है इसकी डेफिनेशन के अंदर कि जो सॉइल पार्टिकल है ना उनके अंदर कोलाइडी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके साथ भी बंध के जल रह जाता है, तो वो भी हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। तो ये कुछ हद तक प्लांट के लिए अवेलेबल है और कुछ हद तक नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि टोटल जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो प्लांट ले सकते हैं, कुछ मात्रा ही ले सकते हैं। और केमिकल वाटर क्या है? ये सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं ना या साल्ट पाए जाते हैं उनके साथ जो केमिकल बॉन्ड बना के रहता है, लेकिन ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो आप खुद देख लो प्लांट के लिए कौन सा वाटर है 100% प्लांट ग्रहण करते हैं? कैपिलरी वाटर। आगे समझ में। उसके बाद हम चलते हैं, टॉपिक अपना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
ग्रेविशनल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भूमि के नीचे के स्तरों में जाता है ना। जैसे बरसात होती है, एक बार तो पानी भरा हुआ है, धीरे धीरे सूख जाता है ना, वो कहाँ गया, वो भूमि के स्तरों के अंदर, वही है। तो कैपिलरी वाटर है वो कितने बार पर अवेलेबल रहता है? कैपिलरी वाटर कितनी देर तक, कितने बार या प्रेशर होता है उस पर अवेलेबल रहता है रूट के अंदर? स्पेशली बार, स्पेशली का तो नहीं पता मुझे। इतना हैवी कैपिलरी वाटर है वो प्लांट के लिए 100% अवेलेबल है और वो लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है जब तक वो अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाएंगे प्लांट के अंदर, जिसे क्या बोला जाता है, रूट हेयर वाला रीजन है, वही तो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो रूट हेयर। वैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर हम नॉर्मल टिपिकल रूट की, तो बहुत सारे रीजन होते हैं उसके अंदर। ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी है ना कभी, तो मेनली जो रूट है उसके दो भाग होते हैं, एक तो युवा भाग जो ग्रोथ कर रहा है, और एक कुछ भाग जो बहुत पुराना हो चुका है, उस पे लिग्निफिकेशन हो चुका है, यानी लिग्निन क्या हो, लिग्निन का जमाव होने की वजह से वो पार्ट है, वो रूट और एयर जो ये गैस एक्सचेंज है, इसके लिए भी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं पाए जाएंगे, यानी किसी भी चीज के लिए वो रीजन है वो परमिएबल नहीं होता है, क्योंकि उस पे किसका जमाव हो चुका है, लिग्निन का। तो वो भाग क्या कहलाता है, मैच्योरेटिंग रीजन, मैच्योर भाग। उसके बाद है युवा भाग है, वो कितने भागों में बंटा होता है, जहाँ पे रूट हेयर पाए जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर रीजन। और जो ग्रोथ कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, इलोंगेशन रीजन। और ये वाला पार्ट जिसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल है और बहुत ज्यादा डिवीजन की पावर पाई जाती है, एनाटॉमी में पढ़ते हो ना आप, रूट और शूट के टिप पे पाई जाने वाला मेरिस्टेमेटिक रीजन, एपिकल पार्ट, तो ये वही है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, या बोल सकते हो मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसी के द्वारा क्या होता है, रूट की ग्रोथ तैयार होती है। सर वो वायरस फ्री जो प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं, हाँ जी, वो एपिकल मेरिस्टेम से तो किए जाते हैं। हाँ जी, ये भी उसका काम है। और एक होता है रूट के, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन को सॉइल पार्टिकल या बैक्टीरिया से क्या रखता है, प्रोटेक्ट रखता है। तो कितने रीजन होते हैं रूट के, 1 2 3 4 और 5। हमारे काम का क्या है, रूट हेयर रीजन ना, तो अब हम बनाते हैं रूट हेयर की स्ट्रक्चर, वो कैसे होती है। रूट हेयर बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, दिस इज आउटग्रोथ ऑफ एपिब्लेमा। एपिडर्मिस को रूट के अंदर क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस बोलते हैं ना, तो ये इसकी आउटग्रोथ बना देते हैं। और रूट के अंदर कभी भी क्यूटिकल की लेयर नहीं पाई जाती है, नहीं होती ना। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे हाइपोडर्मिस भी नहीं होता, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ओनली फॉर सिंगल कॉर्टेक्स की लेयर होती है लिविंग पैरेन्काइमा की बनी हुई, ये लीजिए। तो ये क्या है, दिस इज कॉर्टेक्स रीजन और दिस इज एपिग्लेमा और हियर रूट हेयर। अब रूट हेयर है, उसकी
स्ट्रक्चर के बारे में कभी पढ़ा है क्या? उसके बाहर कितनी वॉल होती है, क्या क्या चीजें मटेरियल के अंदर पाई जाती है? देखिए जो रूट हेयर है ना, उसके अंदर दो वॉल पाई जाती है बेसिकली। एक होती है आउटर लेयर, वो किसकी बनी होती है? पैक्टिन की। पैक्टिन आपको पता है थोड़ा चिपचिपा मटेरियल होता है, इसलिए यहाँ से जो सॉइल के पार्टिकल है ये इसके पास यहाँ पे चिपके रहेंगे। किसकी वजह से? पैक्टिन की वजह से। और अंदर वाली वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और इसकी विशेषता है, इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। एक बड़ी सी वैक्यूल होती है और एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर है रूट हेयर की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि दो लेयर होती है, पैक्टिन की वजह से सॉइल पार्टिकल चिपके रहेंगे, अंदर वाली सेलुलोज की है जो परमिएबल होती है वाटर के लिए, सॉल्वेंट के लिए। अब इसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो उससे पहले मैंने पाथवे पढ़ाए हैं, या एक्टिव या पैसिव मुकेश? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। बताइए इसमें बेसिकली कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में? मैक्सिमम पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने परसेंट प्लांट तक है? 96 to 98 तक, यानी 96 याद रख लोगे तो बहुत है। यानी जितने भी प्लांट है उसमें 96% जो प्लांट है उनमें किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट पाया जाता है? वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये ओनली फॉर 4% प्लांट है। इसका भी रीजन देखेंगे। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर एनर्जी काम में आती है क्या? कभी भी नहीं आती ना। तो एनर्जी यहाँ पे काम में नहीं आती कभी भी, और यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये बेसिकली होना नहीं चाहिए, फिर भी जरूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जिन एरिया के अंदर ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जानते हो ना ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट के एक्सपोज्ड एरियल पार्ट है, उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको वेपर के तौर पे इवेपोरेट कर देना। और बेसिकली किसके द्वारा होता है ये? लीफ के ऊपर पाए जाने वाले स्ट्रोमेटा के द्वारा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है वहाँ पे? ज़्यादा? हाँ, ट्रांसपिरेशन एक्टिव के अंदर नहीं, पैसिव के अंदर। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले पैसिव की बात कर लेते हैं। लीफ की जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर को निकाल दिया जाएगा वेपर की तौर पर। अब यहाँ पे स्ट्रोमेटा है, उसके पास वाली जो मीजोफिल सेल है वहाँ पे वाटर की क्या आ जाती है? कमी आ जाएगी ना। बेसिकली अगर लीफ की स्ट्रक्चर में बना दूं तो ऐसे ही कुछ होती है। ऐसे स्ट्रक्चर लोअर एपिडर्मिस की। अपर पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पैलिसेड टिश्यू, और नीचे की ओर है स्पॉन्जी टिश्यू। बीज के अंदर बंडल सीड से घिरे हुए जाइलम और ये रीजन है। तो यहाँ से वाटर लगातार जा रहा है, इसके पास वाली जो सेल है उसके अंदर वाटर की क्या आएगी? कमी आएगी ना। तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? कम होगा ना। पहले वाली वीडियो देखना भी जो नए बच्चे हैं, क्योंकि डीपी और ओपी डीपीडी ये चीज़ें आपको समझ में आनी जरूरी है। तो यहाँ पे
डिफ्यूजन प्रेशर है उसकी कमी आएगी, पानी की न्यूनता आ रही है ना, तो डीपीडी हाई हो जाएगी ना, डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी है वो हाई हो जाएगी। और इसके पास में जो स्थित है जाइलम के टिश्यू, क्योंकि लीफ किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ब्रांचेस पे, तो ब्रांचेस में क्या शुरू हो जाएगी, जाइलम्स की वेसल्स। तो यहाँ से इसकी जो डीपीडी है उसके अंदर वाटर क्या है, भरपूर मात्रा में है ना, अभी तक खींचा नहीं गया है, तो यहाँ पे इसकी तुलना में डीपीडी क्या है, कोई न्यूनता नहीं है, जल की न्यूनता नहीं है, यानी डीपीडी क्या है, कम। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर वाटर का क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। तो यहाँ से जाइलम से उठ के वाटर किस में आ जाएगा, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में वाटर फिर से पूरा हो गया, तो इसको फिर से यहाँ से ट्रांसपिरेट किया जाता है। इसको दोबारा समझाऊँ मैं, एक डायग्राम बना के हुआ। यहाँ पे मेसोफिल सेल वाली स्ट्रक्चर आपको याद हो गई ना, कैसे है, यहाँ पे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। अब लगातार यहाँ से वाटर निकाला जा रहा है, मेसोफिल सेल के अंदर वाटर की क्या आ गई, कमी आ गई ना, तो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या हो गया, लो हो गया, और जल की कमी आई तो डीपीडी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि न्यूनता का मतलब जहाँ जल की कमी है, इसीलिए डीपीडी ज्यादा है। अब यहाँ से जाइलम वेसल्स है, जैसे यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है, इसके द्वारा वाटर लगातार खींचा जा रहा है, जाइलम टिश्यू से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे डीपीडी हाई हुआ, यहाँ पे जल ये भरपूर है, डिफ्यूजन प्रेशर जाता है, डीपीडी क्या है, कम है, तो कम डीपीडी से हाई डीपीडी की और वाटर के मॉलिक्यूल चले जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसकी तुलना में कमी आ गई ना, यहाँ पे डीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगी, ये हाँ लो, और डीपीडी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी इसकी तुलना में। तो यहाँ से वाटर यहाँ खींच लिया जाएगा। इस टाइप से इस पूरे जाइलम टिश्यू के अंदर एक ट्रांसपिरेशन पुल का फॉर्मेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होगा ना पूरे में। ये जो खिंचाव है वो पहुंचते पहुंचते कहाँ तक आ जाता है, रूट हेयर। तो यहाँ पे डीपीडी क्या है, हाई है ना, और बाहर सॉइल पार्टिकल के अंदर इसकी तुलना में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है ना। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर का ट्रांसफर। तो यहाँ की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, तो बिना एनर्जी के ही यहाँ पे वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस फिनोमिना को किस नाम से जाना जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कहीं भी एनर्जी का रोल हुआ क्या, किसकी वजह से वाटर जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल जो विकसित होता है, टेंशन उत्पन्न होता है ना, एक तनाव, उसकी वजह से वाटर है वो बार बार ऊपर तक पहुंचता रहता है। इस ट्रांसपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से। इसको आप फ्लो चार्ट से भी बना सकते हो, डाउट है कि किसी को भी। और 96% प्लांट में यही होता है, कोई नई टर्म नहीं है और एनर्जी काम में नहीं आती। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लीफ है, लीफ के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा के द्वारा वाटर को निकाला जाता है। मेसोफिल सेल है, उसके अंदर डीपी क्या हो जाएगा, कम, जिससे जल की न्यूनता आ जाएगी, ठीक है। और
इस प्रकार जो जाइलम से टिश्यू है ये उनको वाटर देंगे तो इनकी भी क्या हो जाएगी, DPD हाई। इस प्रकार से ये पहुंचते 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 कहाँ चला जाता है, रूट हेयर रीजन तक, और कंसंट्रेशन बन जाएगी तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो 98% प्लांट है वो शो करते हैं, कहीं भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, नो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट। क्लियर। दूसरा ट्रांसपोर्ट पढ़े हम, नोट कर रहे हो क्या रेखा? कर लिया। अब आइए जी दूसरे एक्टिव, अपोजिट है ना ये, एक्टिव को हम ऐसे मान लेते हैं सक्रिय है, यानी प्लांट के अंदर बेसिकली यही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये उन एरिया के अंदर पाया जाता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर है तो आपको पता है कि स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं प्लांट, और हाई ये थिक क्यूटिकल की लेयर भी पाई जाती है उनके ऊपर, देखा होगा ना। तो स्टोमेटा उस कंडीशन में बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन तो हो नहीं रहा है, तो जल की कमी आएगी क्या मेसोफिल सेल के अंदर? नहीं आएगी ना। तो जल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रूट हेयर का रीजन है, वो तो अपनी मात्रा के अंदर जल को अवशोषित करता रहेगा ना। तो इस तरह से मैं सिर्फ रूट हेयर को बना रहा हूँ। यहाँ पे वाटर है, उसकी कंसंट्रेशन पूरी है, और सॉइल पार्टिकल है वहाँ भी क्या है, पूरी है। यहाँ तो हो गई, तो दोनों पे कंसंट्रेशन पूरी है, लेकिन एक तो सॉइल पार्टिकल है वहाँ पे जल है, और एक रूट हेयर में है, इसकी कंसंट्रेशन तो क्या होगी, इक्वल सी होगी ना, क्योंकि ट्रांसपीरेशन नहीं होता। फिर भी इसकी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा ही है इसकी तुलना में, क्योंकि सॉइल में तो बहुत सारा वाटर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे एटीपी के रूप में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जबरदस्ती वाटर को खींचा जाता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी लगती है, और ऐसा पाया जाता है ओनली फॉर 4% प्लांट के अंदर। ऐसे ट्रांसपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आ गया समझ में? इतना सही करना है। और कुछ रह गया क्या? कौन से प्लांट है 4% ये जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं ना, फुल डिजर्ट एरिया के अंदर, ये कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, ओपुंटिया, यही प्लांट है। अब वाटर के अंदर ये जो रूट सेल्स होती है उनके अंदर वाटर कैसे पहुंचता है जाइलम टिश्यू तक? पाथवे तक पहुंचता है ना। तो मैकेनिज्म पढ़े या पाथवे? कितने पाथवे होते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे, ये आपके +1 में लगते थे। सिम्प्लास्ट पाथवे, और थर्ड है वेक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट का मतलब होता है जहां सेल वॉल के द्वारा वाटर का ट्रांसफर किया जाए, सिर्फ सेल वॉल के द्वारा ही वाटर जाएगा अंदर तक, उसे एपोप्लास्ट से याद रखोगे। और प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के द्वारा होने वाला जो ट्रांसफर है वो किसमें आता है? सिम्प्लास्ट के अंदर। और जो वैक्यूल होती है टोनोप्लास्ट की लेयर द्वारा बनी हुई, तो इसके द्वारा अगर वाटर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? वैक्यूलर पाथवे। इसके लिए एक कॉमन डायग्राम बनता है, वो बनाते हैं पहले।
जैसे यहाँ पे रूट हेयर वाला रीजन, अब इसके अंदर की सेल बना रहे हैं, बाकी की जरूरत है ना। आएगी नहीं वहाँ तक। ये तो अलग ही रहेगा साइलम टिश्यू। ये तो हो गया सेल वॉल वाला रीजन, और ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, और दिस इज वैक्यूल। सेल बनाई है मैंने, ये है एपिडर्मिस की, एपिग्लेमा लिख सकते हो यहाँ पे, ये कॉर्टेक्स की, उसके बाद है एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और फिर है जाइलम टिश्यू। तो एंडोडर्मिस के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, रूट के अंदर कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है ना, सुबेरिन के निक्षेपण के द्वारा। तो सेल वॉल को रोकते हम, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या ये स्टेम में भी पाई जाती है? पाई जाती है क्या स्टेम में कैस्पेरियन स्ट्रिप? बताना आप लोग, हाँ या ना में तो दे दो आंसर। ना तो क्या पाई जाती है वहां पे, बताओ रेखा। स्टेम के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप आप कह रहे हो नहीं होती, तो सीधी होती है क्या एंडोडर्मिस की, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या कोई और स्ट्रक्चर पाई जाती है? एक नाम नहीं सुना हुआ आपका, स्टार्च सीट, मंड आच्छेद पड़ा होगा हिंदी के अंदर है, वो लेयर पाई जाती है हमेशा स्टेम के अंदर, क्योंकि स्टार्च के जमाव की वजह से बनती है। अब देखिए इसके अंदर रूट हेयर के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, कर लिया। अब एपोप्लास्ट पाथवे को जानना है हमें, तो रूट हेयर के द्वारा लिया गया। फिर मैंने क्या बोला, एपोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, सेल वॉल के द्वारा वाटर को जाइलम टिश्यू तक पहुंचाना। तो ये लीजिए चलते हैं, एपिडर्मिस को पार किया, कॉर्टेक्स में गए, कॉर्टेक्स से गए एंडोडर्मिस में पहुंचे। अब बताओ क्या होगा, कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं, वो वाटर के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल। सुबेरिन तो डेड मटेरियल है। अब बताओ एपोप्लास्ट पाथवे कैसे चलेगा, यहाँ तक एपोप्लास्ट पाथवे चलता है सेल वॉल के द्वारा, फिर इसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, और फिर ये सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर चला जाता है, और फिर जाइलम टिश्यू तक वो वाटर पहुंचता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे क्या है कि ये चलता है रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करते हुए,
एपिडर्मिस को पार किया, कॉर्टेक्स को कर लेता है, लेकिन एंडोडर्मिस की सेल वॉल के ऊपर कैस्पेरियन पट्टी कहीं पाई जाती है, जिससे वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। इसकी वजह से ये अपना रास्ता चेंज करता है और फिर ये सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा जाइलम टिश्यू तक वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने ऐसे बनाया वो क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे। अब आ जाइए जी सिम्प्लास्ट के ऊपर। सिम्प्लास्ट के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, तो रूट हेयर के द्वारा अब्जॉर्ब किया हुआ वाटर, ये मैंने थोड़ी सी गहरी बना दी, सीधा सीधा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। सिर्फ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म से होके ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। कोई रोक नहीं है, कोई बैरियर नहीं आता बीच में। और वैक्यूल सेल शेप के द्वारा होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है ओनली फॉर, उसे क्या बोला जाता है, वैक्यूलर पाथवे। इसका एरो आप अलग करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे होता है ना। तो ये है आपके पाथवे जिनके द्वारा वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। एक स्ट्रक्चर आप और भी बना सकते हो इसके अंदर, प्लांट के रूट के टोटल स्ट्रक्चर बना के जाइलम टिश्यू तक, फिर भी उसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर सकते हो ना, दिखाऊं करके, कर लोगे अपने आप, तो ठीक है। ये साइड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एसेंट ऑफ शेप। ये बड़ा टॉपिक है पूरा। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं फर्स्ट यूनिट में, अब भी टेंशन मत लेना, आगे आएगी टेंशन वाली चीजें, पता है ना आपको फिजियोलॉजी में। अब बताइए एसेंट ऑफ शेप कभी पढ़ा है क्या आपने, रसारोहण, क्या डेफिनेशन होती है, नए स्टूडेंट है वो बताना। नाम से पहचान रहे हो क्या, थोड़ा बहुत भी ऐसे भी इससे रिलेटिव हो सकता है ये, बताना रितेश। कभी पढ़ा है क्या रसारोहण, एसेंट ऑफ शेप? कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, कभी नहीं पढ़ा। कमलप्रीत, हाँ जी बताओ। जो रूट होती है, रूट के द्वारा जो वाटर का अब्जॉर्ब किया जाता है तो लीव्स तक, उसको रसारोहण। कहाँ तक? लीव्स तक, पत्तियों तक जल का अवशोषण किया जाता है। हाँ जी, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं मैं इसे। देखिए रूट के द्वारा जो टिप पार्ट तक वाटर पहुंचाया जाता है ना, ठीक है, रूट के द्वारा टिप भाग तक पहुंचता है, उसके अंदर दो कंडक्शन होते हैं। एक तो होता है रेडियल कंडक्शन और दूसरा होता है अपवर्ड कंडक्शन। रूट रीजन से टिप पार्ट तक जो वाटर का अपवर्ड कंडक्शन होता है ना, उसको एसेंट ऑफ शेप के नाम से जाना जाता है। आपने उसको भी ऐड कर लिया, ये रेडियल कंडक्शन होता है। कैसे, देखिए एक रूट की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दो, इसके बाद क्या होते हैं,
cortex, this is parenchyma cell, और फिर आ जाती है बैरल शेप्ड एंडोडर्मिस की लेयर, फिर आ जाएगी पेरिसाइकिल, और इसका ये वाला स्टीलर रीजन कैसा होता है कमलप्रीत, लास्ट ईयर पूरी एनाटॉमी पढ़ी है ना, डाइकोट रूट में कैसा सिस्टम होता है, रूट के अंदर कैसा ये अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, दो ही तो होते हैं, कोलेटरल और रेडियल है। रेडियल कंडक्शन होता है ना जिसमें अलग अलग पेरिफेरल पे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली टेट्रार्च कंडीशन होती है, और रूट के अंदर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, अंडर सॉइल प्रेजेंट होता है, तो प्रोटोजोइलम को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो बाहर की ओर रहता है, तो एक्सार्च कंडीशन होती है, रेडियल एंड एक्सार्च कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये बना दिया, उसके बाद मैं बना दूं जाइलम टिश्यू को, इससे ही जुड़ा हुआ है, और टिप भाग पे ये लीफ से जुड़ा हुआ है। अब देखो रूट हेयर के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया गया आगे इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको पाथवे बताया था ना डीपीडी की वजह से, जैसे जैसे जल है वो लिया जाएगा वैसे वैसे उसकी डीपीडी क्या हो जाएगी, जल की कमी की पूर्ति हो रही है, यानी यहाँ पे जल नहीं है पहले कॉर्टेक्स की सेल में मान लो, तो यहाँ पे जल की न्यूनता है ना, तो न्यूनता है वो ज्यादा होती है कम नहीं, और यहाँ पे जल पूरा हो गया है, यस। अब लो से हाई के अंदर आ गया ना, यहाँ पे कुछ पूछना है मुकेश? रूट में क्या होगा, डीपीडी हाई होगी, हाँ जी डीपीडी हाई होगी, और सोइल में डीपीडी कम, हाँ जी। शुरुआत की कंडीशन देखो, कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, सॉइल के अंदर पूरा वाटर है, कैसे होगी जरा बताना। देखिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, देखो सॉइल के अंदर भरपूर मात्रा में वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो वाटर की कोई भी न्यूनता है क्या, न्यूनता ही नहीं है, तो डीपीडी तो कम ही होगी ना, ज्यादा कैसे होगी, जब कोई जल की कमी नहीं है तो आप क्यों हाई कर रहे हो? सर पिछली बार उल्टा बता दिया, 10 मिनट पहले बताया था ना। अच्छा फास्टली बता दिया होगा मैंने। अब देखिए यहाँ पे जो कॉर्टेक्स की सेल है, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, इसकी डीपीडी ने पूरी अपनी पूर्ति कर ली, लो हो गई ना, कमी नहीं रही। अब इसके अंदर कमी है, तो यहाँ की जो डीपीडी है वो क्या है, हाई है, तो लो से आई, यहाँ पूरा हुआ तो इसकी कम हो गई, फिर यहाँ तक, ऐसे करके जाइलम टिश्यू तक वाटर पहुंच जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ से आने के बाद जाइलम के अंदर भी वही कंडीशन होती है, वाटर की कमी है तो डीपीडी हाई है, यहाँ से बार बार एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी डीपीडी को कंट्रोल करता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, जल ऊपर की ओर चढ़ेगा, इस अपवर्ड कंडक्शन को ही क्या बोला जाता है, एसेंट ऑफ सेल कहा जाता है। जल के अणुओं का उधर्व संचलन इरेक्ट कंडक्शन ही क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेल, इतना याद रख लेना। अब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। कैसे, रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट।
दूसरा कौन सा करवाया था? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई करवाया था क्या? मूवमेंट ऑफ डाई। अच्छा, मूवमेंट ऑफ डाई। अब समझ लेना इसको, अपने आप समझ आ जाएगा। दो प्लांट लीजिए, या तो छोटे प्लांट लोगे तो उसको रूट के समेत उखाड़ लो, और अगर बड़े ले रहे हो तो आपको उसकी ब्रांच लेनी पड़ेगी, है ना, जिसको आप अपने प्रैक्टिकल में सेट कर सको। पहले ये कर लिए। रिंगिंग का मतलब घेरा गोल, गर्डलिंग का मतलब क्या होता है? खांच बनाना। तो मैंने प्लांट लिए दो एक जैसे, मान लो मैंने रूट वाले लिए छोटे प्लांट, और दिस इज एपिकल नोड। अब इसको क्या करना है? वाटर के अंदर डाल देना है। कैसी कंडीशन देनी है? जैसे सॉइल के अंदर रूट एडजस्ट रहती है ना, वैसे। इस प्लांट के अंदर आपको क्या करना है? ऐसे रिंगिंग बनानी है चारों ओर। चाकू से बना लो, किसी चीज से बना लो। ऐसे बनानी है कि बार्क वाला रीजन हट जाए, कॉर्टेक्स वाला रीजन हट जाए। जो बीच में वाटर का कंडक्शन करता है ना, क्या होती है? जाइलम एंड वेसल्स, वो नहीं कटनी चाहिए। किस रीजन को हटा दो? समझ रहे हो? ऐसे कर देना है। अब सेम प्लांट के अंदर आपको क्या करना है? वही कंडीशन देनी है। इस बार आपको क्या करना है? इसके अंदर ऐसे खांच बनानी है आपको। ये तो रिंगिंग की थी, इस बार आपको खांच करनी है। क्या करनी है कि जो बार्क वाला रीजन है वो बचा रहे, कॉर्टेक्स वाला बचा रहे। आपको क्या निकालना है? ये वाला जाइलम वेसल्स को निकाल दो, खत्म कर दो यहाँ से। ये वाला पोर्शन सिर्फ ये रीजन है, जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गिरेगा तो नहीं गिरेगा। अब देखिए, इसको 1-2 घंटे तक ऐसे ही सेट कर दो, पड़ा रहने दो। क्या होगा कि अपवर्ड कंडक्शन होगा वाटर का, धीरे धीरे। लीफ तक वाटर पहुंच रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लांट है वो लिविंग रहता है, या फिर कह सकते हो नो विल्टिंग। मुरझान होता है ना, उसमें विल्टिंग नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या होगा? वाटर है वो अपवर्ड कंडक्ट तो होगा, सिर्फ यहाँ तक होगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? जाइलम टिश्यू ही नहीं है। यानी जाइलम टिश्यू ही क्या करते हैं? वाटर का अपवर्ड कंडक्शन करते हैं ना, तो यहाँ तक ही होगा। इसकी वजह से जो लीफ है विल्टिंग प्रोसेस के अंदर चली गई, मुरझा जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध होता है कि वाटर का जो इरेक्ट कंडक्शन है वो वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम के द्वारा क्या किया जाता है? कंडक्ट किया जाता है। समझ गए ना? दूसरे विल्टिंग प्रोसेस के अंदर शुरुआत की बात करना है 1-2 घंटे में। अगर यही कंडीशन है, इस प्लांट को वाटर अब तो जाएगा नहीं, हमने तो एक्सपेरिमेंट की बात की है, परमानेंट होगी फिर तो धीरे धीरे। 1 घंटे की बात की है ना, तो प्रोसेस ही शुरू होगी तब तक तो। फिर करते हैं हम मूवमेंट ऑफ डाई। कनाडा बाल्सम का प्लांट लिया जाता है। अगर कनाडा बाल्सम का एग्जाम्पल याद नहीं रहता है तो बेसिकली कोई भी प्लांट ले लो चलेगा। डाई का मतलब क्या होता है? रंगना।
है ना। तो बॉटनी लैब के अंदर रेड कलर का सॉल्यूशन क्या होता है जिससे आप स्टेन करते हो, यहाँ पता लग जाएगा आप कितनी बार गए हो। स्लाइड बनाते हो ना, कमलप्रीत आपको तो बनवाई है मैंने। तो रेड कलर से आप डाई करते हो प्लांट टिश्यू को, वो क्या होता है? इओसिन। इओसिन से अभिरंजित करें। एनडीवी में जो बच्चे वो रटके तो जाते होंगे फाइल से टीएस बनाने के लिए। ये कनाडा बाल्सम का प्लांट लिया गया। अब वाटर का इरेक्ट कंडक्शन तो होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसको वाटर के अंदर एडजस्ट करना है। लेकिन वाटर का आप कलर चेंज कर दो, इओसिन डाल दो। इओसिन डालोगे तो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है ताकि आप एरियल पार्ट को सेक्शन के द्वारा देख सको कि क्या रियल के अंदर ही जाइलम टिश्यू है वो वाटर का इरेक्ट कंडक्शन करते हैं, इस बात का मेजरमेंट कर सकते हो। तो ऐसे ही जाइलम टिश्यू है वो वाटर का कंडक्शन करेंगे, यहाँ भी आएगा, वेन और वेनलेट्स के अंदर भर जाएगा। तो इस प्लांट के 1 घंटे के बाद देखोगे वाटर तो कंडक्ट हो चुका है इरेक्ट। उसके बाद अगर आप लीफ का सेक्शन बनाओगे तो लीफ के अंदर क्या होते हैं, वेन भी होते हैं और वेनलेट्स भी होते हैं, ऐसे वेनलेट। उनके अंदर जो भरा हुआ वाटर है उसका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड देता है। अगर स्टेम की टीएस देखते हो तो जाइलम टिश्यू के अंदर भी कैसा दिखेगा? रेड वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हैं कि वाटर को इरेक्ट कंडक्ट है वो किया जाता है, और प्रत्येक पार्ट में जो वाटर जाता है वो किसकी वजह से जाता है? जाइलम टिश्यू की वजह से। तो ये एक्सपेरिमेंट है एसिड ऑफ सेफ्टी। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म पे आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कौन से ऑपरेटर का रोल है? जाइलम टिश्यू का है, फ्लोएम का कोई रोल ही नहीं है। तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एसिड। 2 टाइप से होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब जो जीवित चीजें हैं उनके द्वारा फोर्स लगाया जाता है। तो जीवित चीजें कौन सी होगी भी? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम कंपोनेंट के नाम याद है ना? ट्रेकिया यानी वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ओनली वन फॉर लिविंग टिश्यू इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। एक चीज और है जो लिविंग है, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। कभी बनते हुए देखिए क्या? प्राइमरी मेड्यूलरी रेज होती है, देखो रेडियल कंडक्शन, ये कंडीशन होती है जाइलम और फ्लोएम। और यहाँ पे पाई जाती है मेड्यूलरी रेज। प्राइमरी मेड्यूलरी रेज होती है ना शुरुआत के अंदर, सेंटर में क्या होती है? पैरेन्काइमा की पिथ। इनका काम क्या होता है? जो पिथ के अंदर स्टोरेज फूड है उनका लेटरल कंडक्शन करना, जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से ये फ्लोएम के ऊपर वाला भाग मेरिस्टेमेटिक होता है,
जाइलम के नीचे वाला प्रोटोजाइलम के ऊपर वाला भाग है मेरिस्टेमेटिक होगा। इस तरह से क्या बन जाती है, वेस्कुलर कैम्बियम बनती है। तो ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, तो ये जो प्राइमरी मेडुलरी रेज है वो एक बार के लिए क्या हो जाती है, खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। उसके बाद जैसे बार बार सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला जो रीजन है वो सारा खत्म हो जाता है, चला जाएगा ना। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स, ये रीजन कभी देखा है आपने? एक कॉर्क कैम्बियम को छोड़ के सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती है ना। तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर वाला भाग है वो आप देखते हो तो ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ गुड दिखाई देती है, पिथ भी नाम मात्र की रहती है ना। तो इनके अंदर दोबारा से जाइलम के अंदर क्या बनती है, गैसेज एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पे लेंटिकल्स होते हैं ना, लेंटिकल से गैसेज एक्सचेंज हो सके इसके लिए यहाँ पे दोबारा से मेडुलरी रेज बनते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो ये भी क्या होती है, लिविंग होती है। दो चीजें रहेगी, सेकेंडरी मेडुलरी रेज ओनली फॉर वेव बल लगाया जाता है लिविंग सेल के द्वारा, और सेकेंड इज फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिसमें भौतिक बल काम करते हैं, लिविंग टिश्यू का कोई रोल नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ डिक्सन और जोली का ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, उसका एक और नाम क्या होता है, कोहेशन टेंशन थ्योरी, संसंजन तनाव सिद्धांत। इसके अलावा रूट प्रेशर थ्योरी भी इसमें आएगी, कैपिलरी फोर्स थ्योरी भी आएगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी आएगी। क्योंकि ये सारी चीजें, ये इनके अंदर कोई भी लिविंग सेल नहीं है, तो ये सिद्धांत आप इसमें पढ़ोगे। इसमें कौन कौन से पढ़ोगे, एक आपने पढ़ा होगा रिले पंप सिद्धांत, गॉडलेवस्की का दिया हुआ, वेस्टरमेयर थ्योरी पढ़ोगे, जेंसे का सिद्धांत पढ़ोगे, और एक पढ़ोगे पल्सेशन थ्योरी, स्पंदन सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया, जेसी बोस के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ोगे। ऐसे आता है वाइटल फोर्स थ्योरी को डिटेल से समझाओ 5 नंबर के अंदर। इसके नाम है, जैसे रिले पंप सिद्धांत को समझाओ, उसको भी अलग उठा लेंगे। इसमें से डिक्सन और जोली का सिद्धांत को भी अलग उठा लेंगे। और ऐसे भी दिया जाता है एसेंट ऑफ शेप की डेफिनेशन देते हुए इसके इस नाम वाले सिद्धांत को समझाओ, जैसे रिले पंप सिद्धांत को समझाओ, यानी एसेंट ऑफ शेप को विद एग्जांपल तो बताओ है क्या, और इस थ्योरी के द्वारा रिप्रेजेंट करो भी रियल के अंदर एसेंट ऑफ शेप ऐसे होता है। तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या है, एक तो वेस्टरमेयर थ्योरी, रिले पंप थ्योरी बाय गॉडलेवस्की, जेंसे थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन का मतलब है जैसे स्पंदन होता है ना हार्ट के अंदर, एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, वैसे ही प्रोसेस होगी। और इसके अंदर फिजिकल में कौन कौन सी आती है, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी या कोहेशन टेंशन थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, और बताना कैपिलरी फोर्स थी क्या, ऐसे कुछ नाम था, थ्योरी ऑफ कैपिलरिटी, इम्बिशन थ्योरी, और रूट प्रेशर थ्योरी को भी इसके अंदर है रखा है। ये है कि सारी फिजिकल फोर्स के अंदर इतनी थ्योरी पढ़नी है आपको इस टॉपिक के अंदर।
तो शुरू करते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ थोड़ा गैप लो गया, 5 मिनट का गैप ले लेते हैं।